घर खरीदना हर किसी के लिए बहुत ही बड़ा लक्ष्य होता है, जिंदगी का सबसे अहम लक्ष्य होता है। और ये तो ऐसा लक्ष्य है जो आपकी हर आर्थिक सफलता में या तो आपको याद आता रहता है या तो आपको याद करा लिया जाता है। खासतौर से अगर हम महामारी के दौर में देखें तो बहुत लोगों ने अपना घर खरीदने का सपना पूरा किया है। कम से कम रिपोर्ट्स तो यही कहती हैं कि प्रॉपर्टी बाजार अच्छा खासा गर्म हुआ है, लेकिन अब हालात बदल रहे हैं। और इस बदलते हालात में क्या लोगों का घर खरीदना जारी रहेगा? क्या प्रॉपर्टी बाजार जो हम गर्म होता हुआ देख रहे हैं वो आगे भी बरकरार रहेगा? किस तरह के घर लोग खरीद रहे हैं? और जब हम फाइनेंशियल पोर्टफोलियो की बात करते हैं तो ऐसे में रियल एस्टेट को आपको मौजूदा हालात को ध्यान में रखते हुए कितने मायने देने चाहिए? तो आज हम आपके लिए आपके सपनों का आशियाना खड़ा करेंगे और आपको देंगे सही रणनीति और ये बताएंगे कि किस तरह से आपको घर खरीदने का सबसे जो अहम निर्णय है वो अपनी जिंदगी में लेना चाहिए। तो मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और आप देख रहे हैं इटी मनी बनूं अपना फाइनेंस मिनिस्टर। और आज की इस खास पेशकश में मेरे साथ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। स्वागत करना चाहती हूं एनारॉक के चेयरमैन और फाउंडर अनुज पुरी का, ऑप्टिमा मनी मैनेजर्स के एमडी पंकज मटपाल और रेसिडेंशियल भारतीय अर्बन के सीईओ अश्विंदर आर सिंह। आप सभी का स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में। अनुज जी, आपके पास आऊंगी। सबसे पहले प्रॉपर्टी बाजार 2022 में कितना गर्म है? कौन किस तरह का घर खरीद रहा है? पिछला 2 साल अगर मैं इसका दौर समझना चाहूं उससे ये साल कितना अलग है? सभी के जुबान पर यही सवाल है और एनारॉक ने बहुत ही सर्वेक्षण कराया है बारीकी से, जो इन तमाम मुद्दों को एक तरह से उल्लेखनीय तरह से सामने रखता है। हाईलाइटेड काफी सारी डेटा पॉइंट सामने आए हैं। तो मुझे इस रिपोर्ट्स की हाईलाइट्स बताइए और किस तरह का ट्रेंड अब बदलता हुआ आप देख रहे हैं 2022 में, इसके बारे में कुछ बताएं। कविता जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत नमस्कार एंड बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हम सबको बुलाया अपने शो पे। आपका शो हम काफी देखते हैं, सो थैंक यू। रियल एस्टेट को आपने इस बारी जमाया अपने शो के ऊपर, बहुत अच्छा लगा। तो रियल एस्टेट कविता जी मैं बोलूंगा सिर्फ इंडिया में नहीं उभर कर आया इस कोविड के दौर में, ये वर्ल्ड वाइड हमने देखा है। चाहे आप अमेरिका देखें, चाहे आप लंदन, एम्स्टरडैम, ऑस्ट्रेलिया, कहीं पे भी जाएं, इस टाइम पे जो रेजिडेंशियल के भाव हैं, जो अवेलेबिलिटी है रेजिडेंशियल की, कहीं पे है ही नहीं। डिमांड जो है वो आउटस्ट्रिप कर रही है सप्लाई को। सो ऐसे हमें लगता है कई बार कि ये इंडिया एक्सेप्शनल कोई चीज हो गई है। इंडिया फॉलो कर रहा है जो वर्ल्ड का ट्रेंड फॉलो हो रहा है रेजिडेंशियल पे। कल कविता जी हमारी एक कॉन्फ्रेंस हुई CII एनारॉक की, उसमें दीपक पारेख साहब थे हमारे चीफ गेस्ट। उन्होंने बोला मेरे 50 ईयर करियर के अंदर मैंने कभी इतना अच्छा अफोर्डेबिलिटी इंडेक्स नहीं देखा घर खरीद के लिए, और इतनी डिमांड जो है, इतनी जबरदस्त डिमांड जो है, जो नीड है इस टाइम पे होम बाय की, वो मैंने नहीं देखी। राकेश झुनझुनवाला साहब भी थे उसके अंदर, उन्होंने भी यही बोला कि जो डिमांड आ रही है और जो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स दिख रहे हैं, जैसे इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ है, जैसे एम्प्लॉयमेंट है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टेबल ग्रोथ दिख रही है। तो हमें ऐसे लगता है कि अगले 5 से 7 साल तक ये जो डिमांड है काफी बरकरार रहेगी, जो हमने पिछले 18 महीने में देखी है। इसमें कविता जी थोड़ा सा चेंज जरूर हुआ है और मेरे को लगता है 2022 में आप ये चेंज को देखते रहेंगे। पहली बात है कि प्लॉटेड डेवलपमेंट, प्लॉट्स बहुत बिके, विलास बहुत बिके। मिलेनियल्स जो मतलब आप लगा लो अर्ली 30s में रेंट में लेते थे, आज की डेट पे घर खरीदना चाहते हैं। क्यों खरीदना चाहते हैं? सोशल सिक्योरिटी है, होम लोन रेट्स कम है, प्रॉपर्टी के प्राइसेस जो है वो काफी रेंज बाउंड रही हैं। लोग बड़ा घर खरीदना चाहते हैं। पहले छोटे छोटे घर ज्यादा बिकते थे, अभी 1 बेडरूम जो है मुश्किल है बेचना, 1.5 ज्यादा बिकता है, 2 मुश्किल है, 2.5 ज्यादा बिकता है। लोग जो है वो अपना बेटर अकोमोडेशन में जाना चाहते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर ज्यादा बेटर होना चाहिए। हमें लगता है 2022 में कविता जी प्रॉपर्टी के दाम भी बढ़ेंगे,
क्योंकि वो इसलिए बढ़ेंगे, जो इनपुट कॉस्ट है, स्टील, सीमेंट, लेबर जो है, ये इसके दाम काफी ऊपर गए हैं। डेवलपर्स के पास कोई मार्जिन की गुंजाइश नहीं बची है कि वो इसको एब्जॉर्ब कर सके, वो इसको पास करेंगे कंज्यूमर को। हमने ये देखा भी है, 5 से 10% प्राइस राइज भी हमने देखा है। एंड ये जो 2022 में आप देखेंगे कंसोलिडेशन ऑफ डेवलपर्स, मतलब जो अच्छे, तगड़े, स्ट्रॉन्ग, वेल गवर्न, जिन्होंने डिलीवरी दी है पास्ट में, वो और स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे, और दूसरे वीकर प्लेयर्स बिकॉज कंप्लायंस की वजह से, रेरा की वजह से, वो सारे के सारे निकलते जाएंगे। हमें ऐसे लगता है कि 2022 जो है ये 2021 से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, बिकॉज होपफुली अब हमारे को जो पैंडेमिक था कोविड का, वो एंडेमिक बन जाएगा। होपफुली अब लॉकडाउन्स नहीं देखने को मिलेंगे इस साल के अंदर, एंड एटलीस्ट हम 2019 के ऊपर चले जाएंगे ऑन द डिमांड फॉर रेजिडेंशियल। जहां तक एक मैं और बोलूंगा ऑफिस का सवाल है, इसकी भी डिमांड वापस आ रही है। हम सोचते थे कि ये बहुत बिल्कुल खराब हो चुका है, इसकी भी अब डिमांड वापस आनी शुरू हो गई है। 2019 तक नहीं पहुंचेंगे हम 2022 में, बट होपफुली 2023 में जितना 2019 में लीजिंग की एक्टिविटी हुई थी, 2023 तक हम ऑफिस में भी पहुंच जाएंगे। बट गुड टाइम्स रेजिडेंशियल के लिए 8-10 साल के बाद ऐसा मार्केट देखने को मिला है रेजिडेंशियल का, जो इतनी एंड यूजर से, स्पेकुलेटर नहीं, इन्वेस्टर नहीं, एंड यूजर के ऊपर निर्भर है, और एंड यूजर खुल के आ रहा है अपना घर खरीदने के लिए। बहुत सारी और बातें हैं जो मुझे आपसे करनी है, लेकिन इस रिपोर्ट में जो एक चीज मुझे बहुत ज्यादा शॉकिंग लगी है वो ये है कि मिलेनियल्स, जो रिपोर्ट में कहा गया है कि मिलेनियल्स किराए से ज्यादा या किराए के मुकाबले खुद घर खरीदना बेहतर समझ रहे हैं। इस ट्रेंड को मुझे आपसे समझना है अनुज जी, क्योंकि साफ तौर से जिस तरह की 2 साल पहले की तस्वीर हम देख रहे थे, जहां पर मिलेनियल्स इतना इन्वेस्टमेंट में रुझान नहीं रख रहे थे, समझ है उन्हें, लेकिन जहां तक एसेट्स और घर बनाने जैसे एसेट की बात आती है तो उनकी दिलचस्पी इतनी नहीं दिखाई दे रही थी। तो ये जो हमने बिहेवियर में बदलाव देखा है, क्या ये महामारी में देखा है? क्योंकि महामारी की वजह से अनिश्चितता का माहौल बहुत पनपता हुआ सामने आया है, और इसी वजह से हमने देखा है, जो आपकी रिपोर्ट भी कहती है कि लगभग 49% लोग फिक्स डिपॉजिट, सोने और इक्विटी की बजाय रियल एस्टेट की ओर इन्वेस्टमेंट के लिहाज से रुझान बढ़ा रहे हैं। लेकिन यहां पर मिलेनियल्स किराए की बजाय अपना खुद का घर लेना चाहते हैं। ये ट्रेंड मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा, इसके बारे में बताइए कि ये बिहेवियर में बदलाव कैसे आंका गया और क्यों आंका जा रहा है। कविता जी, आपने सही पॉइंट पकड़ा है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है, क्योंकि ये ट्रेंड हमने कभी नहीं देखा था। आप मिलेनियल से बात करो तो वो हमेशा बोलते थे शेयर्ड इकोनॉमी करेंगे, उबर करेंगे, अपनी गाड़ी नहीं खरीदेंगे, रेंटल पे रहेंगे। रेंट तो 2% होता है मकान की कैपिटल वैल्यू के बराबर। मैं क्यों पूरा 2% रेंट देता रहूंगा मैं हर साल? व्हाई वुड आई वांट टू बाय पूरा मैं घर? मेरी फ्लेक्सिबिलिटी है, मैं कल को बॉम्बे से बैंगलोर शिफ्ट होता हूँ, डिफरेंट माइक्रो मार्केट में मैं जाता हूं, तो मैं तो रेंट पे रहूंगा। सडनली ये जब कोविड का फर्स्ट वेव लिफ्ट हुआ जून 2020 में, हम 21,000 घर बेचते हैं कविता जी। मैं देखा इतना मिलेनियल आ रहा है खरीदने के लिए घर। जब हमने इनको इंटरव्यू किया, बोला कि मेरे मम्मी, मेरे पापा, मेरी गर्लफ्रेंड, मेरा बॉयफ्रेंड, माय सॉर्ट ऑफ वाइफ, हस्बैंड, बोल रहे हैं कि नहीं, ये तो सोशल सिक्योरिटी है, आप छोड़ दीजिए इसको, ये इन्वेस्टमेंट के तौर से देखिए ही मत इसको। तो 2% जो आप हमें आर्ग्यूमेंट पहले देते आए हैं कि 2% हम रेंट के ऊपर रहेंगे, क्यों हम इतना महंगा घर खरीदें, अभी इसको छोड़ दीजिए। ये एक सोशल सिक्योरिटी समझिए, ये एक फिजिकल एसेट समझिए। दूसरा है कविता जी, हमने देखा बड़ी सारी सोसाइटीज के अंदर, पर्टिकुलरली पूना और बैंगलोर के अंदर, वो सोसाइटीज ने डिफरेंशिएट किया। अगर आप टेनेंट हैं तो आपको स्ट्रिक्टर रूल्स थे, आपके घर पे डोमेस्टिक हेल्प नहीं आ सकती थी, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, काफी स्ट्रिक्ट रूल किए। वर्सेस अगर आप अपार्टमेंट ओनर थे तो अपार्टमेंट ओनर के लिए काफी लिबरल रूल्स। मिलेनियल्स ने बोला हम सेकंड ग्रेड सिटीजन के जैसे नहीं रहना चाहते, हम अपना घर खरीदना चाहते हैं। तीसरा कविता जी के इस टाइम के अंदर हमने देखा आईटी प्रोफेशनल्स जो मैक्सिमम घर खरीदा है मिलेनियल्स में, उन्होंने काफी बचत करी है। वो अपने घर से ऑपरेट कर रहे थे, उनकी सैलरीज भी ऊपर गई, उनकी बोनसेस बहुत अच्छे मिले, प्रॉपर्टी के दाम कम है, होम लोन रेट के दाम मेरी हिस्ट्री में सबसे कम मैंने देखे हैं।
इस टाइम पे इंडिया के अंदर इज सो सडनली हर चीज फ्रॉम सिक्योरिटी, फ्रॉम ट्रीटमेंट ऑफ द टेनेंट, फ्रॉम द कैश सेविंग्स दैट दे हैड मेड, फ्रॉम द प्रॉपर्टी प्राइसेस रेंज बाउंड एंड होम लोन के दरें इतना कम होना, वो सारा मून, स्टार, सन, अर्थ सारा अलाइन हो गया मिलेनियल के लिए, तो उन्होंने जाके घर खरीदने शुरू कर दिए। बहुत इंटरेस्टिंग ट्रेंड है। अश्विंदर जी, एक और चीज जो रिपोर्ट में आई है, मैं चाहती हूं कि आप इसको थोड़ा सा विस्तार से हमारे लिए समझाएं। देखिए, अफोर्डेबल हाउसिंग को लेकर जो डिमांड है ना, उसमें कमी आती हुई दिखाई दे रही है, और यहाँ पे कुछ आंकड़े भी हैं जहां पर अगर हम 2021 की छमाही की बात करें तो पहली छमाही के मुकाबले 27% जो डिमांड का आंकड़ा था वो गिरकर 25% आ गया है दूसरी छमाही में। अब बात यहाँ पर एक तो ये है कि अफोर्डेबल हाउसिंग में डिमांड कम हुई है, दूसरी तरफ देखा यह जा रहा है कि महंगाई की वजह से लोगों को लग रहा है कि घर खरीदना महंगा हो जाएगा, लेकिन फिर भी वो घर खरीदना चाहते हैं और बड़े घर खरीदना चाहते हैं। देखिए, दो तीन बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हुई हैं कविता जी। जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम देखते हैं कि इक्विटी मार्केट्स के अंदर लोगों ने बहुत रिटर्न्स बनाई थी। जो इक्विटी मार्केट के अंदर रिटर्न बनी थी, रियल एस्टेट जो है कॉम्बिनेशन है इक्विटी और डेट का, वो डेट की स्टेबिलिटी देता है, और आने वाले 10 साल के अंदर आप ये भी देखेंगे रियल एस्टेट एक कैपिटल एप्रिसिएशन भी देगा। दूसरी चीज ये हुई है, क्योंकि ये जो महामारी रही है इसके कारण लोग बड़ा घर चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि अफोर्डेबल के अंदर डिमांड कम आई है, अफोर्डेबल की डिमांड उतनी ही रही है, बट जो बड़े घरों की डिमांड है वो बढ़ गई। तो लोगों ने बोला कि जो उन्होंने जब अपनी एसेट एलोकेशन देखी, जब उन्होंने देखा कि जो हम उनका पैसा इक्विटी के अंदर, फिक्स डिपॉजिट के अंदर, डेट के अंदर था, उसमें से थोड़ा पैसा निकाला, डाउन पेमेंट बढ़ाई, और बिकॉज होम लोन के रेट कम हो गए थे तो वो बराबर हो गया एक तरह से। तो अगर किसी ने 50 लाख का घर लेना था, उसने 75 लाख का घर लिया, उसने 50 लाख में अगर 10 लाख डालने थे, उसने 15 लाख डाले अपनी सेविंग में से और बड़ा लोन लिया। बड़ा लोन की ईएमआई फर्क नहीं पड़ी, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट अभी 6.5 और 7% के बीच में है, जो पहले 8.5-8% के बीच में होता था। तो ये जो 200 बेसिस पॉइंट का फर्क पड़ा, लोगों ने बोला कि हमें एक एक्स्ट्रा कमरा चाहिए, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम इज अ रियलिटी। अभी एक हाइब्रिड वर्क सिस्टम आ गया है कि लोग बोलते हैं कि हम घर से भी काम करेंगे, ऑफिस से भी काम करेंगे। तो घर के अंदर स्पेशली जो आईटी सेक्टर है अभी भी वर्क फ्रॉम होम को प्रेफर कर रहा है, क्योंकि आईटी सेक्टर की जो कॉस्ट ऑफ ऑपरेशंस है वो कम हो गई है। वो लोग नए ऑफिस जरूर ले रहे हैं, बट जो एग्जिस्टिंग ऑफिस है उनको आगे कई लोग बढ़ा रहे हैं, कई नहीं बढ़ा रहे हैं। तो इसलिए क्या हुआ है, क्योंकि सेविंग रेट बढ़ गया कोविड के अंदर। सेविंग रेट बढ़ा क्योंकि लोगों का खर्चा कम हो रहा था, सेविंग बढ़ी, वो सेविंग उन्होंने इक्विटी में डाली, इक्विटी के अंदर रिटर्न्स बहुत अच्छे आए, तो उसके कारण उन्होंने डाउन पेमेंट 5-10 लाख से बढ़ाई, और जो लोन 10 लाख से बढ़ाया, बिकॉज रेट ऑफ इंटरेस्ट कम था, ईएमआई उतनी ही रही, इसलिए लोगों ने बोला कि हमें बड़े घर चाहिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेंड जो देखने में आ रहा है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि लोग अब इंटीग्रेटेड टाउनशिप्स को बहुत प्रेफर कर रहे हैं कि वॉक टू वर्क, वॉक टू स्कूल, उनका बच्चा भी वही स्कूल में पढ़ रहा है इंटीग्रेटेड टाउनशिप में, वो काम भी इंटीग्रेटेड टाउनशिप में कर रहे हैं, शॉपिंग सेंटर है, होटल है, हॉस्पिटल है, तो लोग थोड़ा सा बाहर भी जा रहे हैं, बिकॉज कई लोग वर्क फ्रॉम होम में हैं। पहले दोनों जो अर्निंग मेंबर होते थे वो दोनों बाहर काम करने जाते थे, अभी वैसी स्थिति नहीं है। तो लॉकडाउन की चिंता अभी भी लोगों को है। हमें पता नहीं कि महामारी किस तरफ मोड़ लेगी, लग रहा है कि महामारी अभी कंट्रोल में आ रही है, बट अगर लॉकडाउन होता है तो इंटीग्रेटेड टाउनशिप जो शहरों के बाहर थी, वहां पर आपको जो 75 लाख में आपको शहर के अंदर घर मिलता है 2 बेडरूम, वही घर वहां पर आपको एक 3 बेडरूम घर मिलता है, और आपको एक एक्स्ट्रा कमरा मिलता है काम करने के लिए। तो ये काफी चेंजेस आई हैं, डायनेमिक्स के अंदर बहुत चेंजेस आई है। सेविंग रेट बढ़ा, होम लोन रेट कम हुए, इक्विटी के अंदर लोगों ने पैसा बनाया, कैपिटल मार्केट्स के अंदर पैसा बनाया, उस प्रॉफिट को उन्होंने बुक किया। अब अश्विंदर जी, आगे की राह आसान नहीं है, क्योंकि महंगाई साफ तौर से परेशान कर रही है। आने वाले वक्त में अब देखिए पूरे देश दुनिया में हम देख रहे हैं कि ब्याज दरें बढ़ने का सिलसिला शुरू हो चुका है, भारत भी पीछे नहीं रह सकता है, हम भी ब्याज दरें अपनी बढ़ाएंगे। तो पंकज जी, अब घर खरीदने के लिए किन बातों का आपको ख्याल रखना चाहिए? अश्विंदर जी आगे चलकर हमको बताएंगे कि कौन से शहर में किस तरह का घर आपको मिल रहा है। हम अनुज जी से समझेंगे भी कि लोग किस तरह के घर प्रेफर भी कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले तैयारी मैं चाहती हूं कि हम दर्शकों की कराए कि अगर आज के तारीख में आपको घर खरीदना है जो आने वाले वक्त में आपको महंगा मिल सकता है, ब्याज दरें भी आपको ज्यादा देनी पड़ सकती हैं, शायद तैयारी कैसे की जाए? बिल्कुल कविता, देखिए पहली बात तो यह है कि डाउन पेमेंट जितना आप अधिक कर सकें उतना अच्छा है, आपके ऊपर लोन का बोझ जितना कम होगा वो बेहतर है।
सेकंड थिंग ये है कि इस वक्त क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है, तो क्योंकि जब ईएमआई कैलकुलेट होती है उस वक्त पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा होता है उस हिसाब से होगी, और उस हिसाब से जो टेन्योर आपने डिसाइड किया है आपकी ईएमआई निकल कर आएगी। लेकिन जब रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेंगे तो उस वक्त यदि आपने ईएमआई नहीं बढ़ाते हैं तो आपका टेन्योर जो है वो बढ़ जाएगा काफी। तो यदि आप 20 साल का लोन ले रहे हैं 6.5% के हिसाब से, आज हो सकता है कि आपकी ईएमआई 780 रुपीज पर लाख के हिसाब से आए रफली, लेकिन जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा ये ईएमआई बढ़ेगी। तो उस वक्त पर या तो आपने ईएमआई बढ़ाएं ताकि समय पर लोन पूरा कर सके, और अदरवाइज ये बहुत टेन्योर बढ़ता जाएगा। तो आपको क्योंकि ईएमआई बढ़ानी है तो आज की तारीख में आप लोन उतना ही लें ये सोचकर कि फ्यूचर में ईएमआई को बढ़ा सके ताकि समय पर लोन पूरा हो सके। तो ये ना देखें कि इस वक्त पर मैक्सिमम कितना लोन मिल सकता है, बल्कि ये देखें कि थोड़ी सी मतलब उसमें और गुंजाइश हो ईएमआई को बढ़ाने के लिए समय समय पर, तो वो बेहतर रहेगा। तो इसके लिए जरूरी है कि डाउन पेमेंट थोड़ा ज्यादा और साथ ही अपनी रिपेमेंट कैपेसिटी। और एक बात और भी जरूरी है कि लास्ट टाइम हमने देखा कि कोविड-19 की सिचुएशन में, लॉकडाउन में बैंक्स ने मोरेटोरियम ऑफर किया, तो जिस वजह से काफी लोग जो ईएमआई नहीं पे कर पा रहे थे या जिनकी इनकम उस वक्त पर नहीं थी, कंसिस्टेंसी नहीं थी, उनको थोड़ा सहारा मिला। लेकिन हो सकता है कि ऐसी स्थिति कभी भी लाइफ में, क्योंकि अगर आप 20 साल का लोन लेते हैं कुछ भी इस तरह की घटना हो सकती है जहां पर आप ईएमआई ना पे कर पाए, तो इसके लिए आपकी ईएमआई विद इन रीच होनी चाहिए और आपका डाउन पेमेंट ज्यादा हो। साथ ही चाहे आप 20 साल का लोन ले रहे हो, आपकी प्लानिंग इस तरह से होनी चाहिए कि 10 साल में आप उसको पूरा चुका पाए। अच्छा अनुज जी, अब क्योंकि हम लोगों की तैयारी करा ही रहे हैं, घर खरीदना आपकी जिंदगी का एक ऐसा सपना होता है जहां पर आप ऑलमोस्ट अपनी पूरी जिंदगी सोच लेते हैं कि कैसी बीतेगी। तो बहुत जरूरी है कि अब जिस तरह से महामारी की वजह से हमारी लाइफस्टाइल बदली है, खासतौर से वर्क कल्चर को ध्यान में रखते हुए, आपका घर भी उससे तालमेल बैठाता हुआ होना चाहिए। अब बहुत जरूरी है कि हम ये समझें कि आपकी तमाम सहूलियतें, जैसा कि खुद अश्विंदर जी ने भी कहा कि लोग जो हैं कम्युनिटी बेस्ड रेजिडेंशियल एरियाज जो है वो ढूंढ रहे हैं। रिपोर्ट भी कह रही है कि बहुत सारे लोग जो हैं आजकल ब्रांडेड और नामी डेवलपर्स की ओर ज्यादा इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि वहां पर थोड़ा सा उनको भरोसा दिखाई देता है ज्यादा। रेडी टू मूव इन को लेकर बहुत ज्यादा लोगों में उत्साह है, दिलचस्पी भी है। तो अब अगर किसी को घर खरीदना हो तो बिल्डर के लिहाज से, एमिनिटीज के लिहाज से किस तरह की बातों का ख्याल रखना चाहिए? बजट तो एक है, वो तो सबसे बड़ा फैक्टर है, लेकिन उसके अलावा आपको अपनी जिंदगी, अपनी जीवन शैली को भी ध्यान में रखना होता है, और बेस्ट प्राइस में आपको बेस्ट फीचर्स कैसे मिल सके, इसकी एक चेकलिस्ट अगर बनानी हो तो वो क्या होगी? बिल्कुल सही बोला आपने कविता जी। सबसे ऊपर होता है प्राइस, बिकॉज ये एक ऐसा एसेट है कि लाइफ टाइम की आपकी सारी सेविंग इनकम जो है इसके अंदर चली जाती है। तो प्राइस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, पर प्राइस के साथ साथ और भी बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट है जो हमने देखा है कविता जी इस टाइम में, पिछले 2 साल के अंदर क्या डिमांड में रहा, क्या बिका, क्या बायर ने ढूंढा। सबसे पहले है बालकनी घर की, सेकेंड इज हाफ अ रूम मोर दे हैव आस्क्ड। जैसे मैंने पहले बताया, अगर 2 बेडरूम का था, अभी 2 नहीं, अभी 2.5 बेडरूम हमें चाहिए। एक जो हाफ बेडरूम है वो एक्स्ट्रा चाहिए। क्यों? क्योंकि वर्क फ्रॉम होम जैसे अश्विंदर ने बोला, या स्कूल जो है वो घर से ही चल रही है, 2 बच्चे हैं, छोटा घर है, तो एक रूम और चाहिए उनको। तीसरा, फैसिलिटीज चाहिए उस कॉम्प्लेक्स के अंदर, जहां पे क्लब्स बाहर के बंद हो गए, जहां पे फिटनेस सेंटर्स बाहर के बंद हो गए, तो उसी बिल्डिंग के अंदर उन्होंने बोला कि हमें इस बिल्डिंग के अंदर फैसिलिटी चाहिए, इस बिल्डिंग के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर होए, ओपन एरियाज हो, पार्क्स बंद हो गए थे, वॉकिंग के ट्रैक हो इसके अंदर। जो बायर है वो अश्विंदर ने बिल्कुल ठीक बोला कि दे डोंट माइंड गोइंग अ लिटिल बिट अवे फ्रॉम द सिटी। पहले क्या होता था कविता जी कि सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट, हम उसको सीबीडी बोलते हैं अपनी लैंग्वेज में, उसी में ही वो चाहते थे, लोकेशन 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 होता था। अब लोकेशन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, वो फिर उसके बाद सबअर्बन में गए, अब वो पेरिफेरी में जा रहे हैं, बोल रहे हमें थोड़ा बड़ा घर मिले, हम माइंड नहीं करते पेरिफेरी, क्योंकि हम रोज ऑफिस नहीं जाएंगे। दूसरा हमने देखा कविता जी के कंप्लीटेड में बहुत 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 इंटरेस्ट है लोगों को कि लॉक एंड की में आज अगर मेरे को घर मिल जाए मैं उसके लिए प्रीमियम देने के लिए तैयार हूं। सेकंड,
लॉन्च का प्रोजेक्ट लेंगे। लॉन्च बीसी ग्रेड डेवलपर का ले ही नहीं रहे, बिक ही नहीं रहा लॉन्च। क्यों हम पूछते हैं बाहर से, अब तो रेरा भी आ गया, कंप्लायंस भी हो गई, आप खरीदिए आपको भरोसा मिलेगा इस पे। बोलते नहीं, हमें नामी डेवलपर का ही खरीदना है, हमें पता है इसमें श्योरिटी है। नामी डेवलपर चाहे 10-15% प्रीमियम में बेच रहा हो साथ वाली प्रॉपर्टी, बट वो बायर जो है, पहले बायर ऐसा नहीं था, इतना डिसर्निंग नहीं था, अभी बहुत डिसर्निंग हो गया है वहां पे। और फिर उसके बाद सस्टेनेंस वाला होता है, सबसे पहले कंप्लीटेड, फिर लॉन्च, फिर सस्टेनेंस। एंड लास्टली हमने देखा है कविता जी कि इसमें कोई इन्वेस्टर बहुत कम आ रहे हैं, स्पेकुलेटर तो बिल्कुल ही नहीं है, एंड यूजर सारा का सारा इस टाइम के ऊपर इसमें है। हमें लगता है आगे जाके कविता जी देन एक और चीज आएगी, या तो वो गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड आएगी, या वो प्राइवेट डेवलपर्स, या फिर प्राइवेट इक्विटी उसमें आएंगे। और बहुत बड़ी एक सेगमेंट है जो इस टाइम पे मिसिंग है, वो है रेंटल हाउसिंग। ये वर्ल्ड वाइड बहुत बड़ा एक कॉन्सेप्ट है, इंडिया के अंदर अभी ये आया नहीं है, जो इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग है प्राइवेट इक्विटी। आप समझिए कविता जी, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, 200, 500, 1000 अपार्टमेंट की बिल्डिंग, वो प्राइवेट इक्विटी या कोई फंड ओन करेगा और वो सिर्फ रेंट पे ही देगा वो बिल्डिंग को। वो मेरे को लगता है कि अगले 2-3 साल के अंदर ये कंसेप्ट आएगा, बिकॉज अगर हाउसिंग फॉर ऑल की हमने नीड करनी है, कंप्लीट करनी है, तो कहीं ना कहीं हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि जो रूफ ओवर द हेड ऑफ द पर्सन है वो खरीद के ही रखे, वो रेंट से भी ले सकते हैं, पर उसके लिए तो आप कह रहे हैं ये मेरे ख्याल से investment काफी चाहिए। गेम चेंजर हो सकता है डिमांड के लिहाज से भी, और जहां तक लोगों के सपने पूरे करने हैं उसके लिहाज से भी। लेकिन अश्विंदर जी, समय लगभग खत्म ही हो रहा है, लेकिन मैं चाहती हूं कि आप बताएं दर्शकों को कि कहां पर, किस शहर में कितने में घर खरीदा जा सकता है, डिमांड को लेकर कहां पर ज्यादा आती हुई दिखाई दे रही है। देखिए कविता जी, अनुज पुरी जी मेरे गुरु भी हैं, मैंने उनके साथ 3-4 साल काम किया है काफी क्लोजली, तो उन्होंने काफी चीजें कवर कर ली हैं। बट मैं बोलूंगा कि पूरे इंडिया के अंदर अगर टॉप 3 शहर हैं जहां पर जबरदस्त एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी आ रही है, वो है एमएमआर विच इज मुंबई, पूना और बैंगलोर। और यहाँ पर एक, बैंगलोर इज द स्टार्टअप कैपिटल, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया। पूना के अंदर भी आईटी का बहुत जबरदस्त बूम है, और मुंबई के अंदर मल्टीपल इंडस्ट्रीज हैं जो बहुत अच्छा कर रही हैं। बॉम्बे के अंदर, एमएमआर के अंदर अगर आप एवरेज कॉस्ट देखेंगे घर की, तो वो 1 करोड़ और 1.25 करोड़ के बीच में मिल रही है, जहां पर मिलेनियल्स जा रहे हैं जो डिमांड को बढ़ा रहे हैं। पूना के अंदर जो 35 लाख का घर होता था, वो अभी बढ़ रहा है, प्राइसेस बढ़ गई हैं। 10 साल पहले पूना में 3500 का रेट था पर स्क्वायर फीट, वो अभी जाकर 4500 और 5000 के बीच में आ गया है। और पूना के अंदर एवरेज कॉस्ट जो है वो 60 लाख की आ गई है। मैं दो बेडरूम और 2+1 बेडरूम की बात कर रहा हूँ यहाँ पर। और बैंगलोर के अंदर अभी उसी प्राइस वो जो है वो 75 लाख के करीब है। तो बैंगलोर 75 लाख एवरेज मीन प्राइस है, पूना 60 लाख एवरेज मीन प्राइस है। और बंबई हमेशा से कैपिटल वैल्यू में बहुत ज्यादा रहा है, बिकॉज बॉम्बे में, वैसे तो पूरी दुनिया में लैंड नहीं बनाते हैं, पर बॉम्बे में तो मुझे लगता है लैंड कम होता जा रहा है बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस। तो वहां पर 1 करोड़ 1 करोड़ 10 लाख के बीच में एवरेज प्राइस है। और यहीं पर अगर आप देखें तो जो गवर्नमेंट ने स्टेप्स लिए हैं, जो स्टैंप ड्यूटी कम हुई है और जो बाकी डेवलपर्स ने आके बाकी स्टैंप ड्यूटी कम कर दी, उसके कारण जो मोमेंटम बना है, रियल एस्टेट इज अ मोमेंटम गेम। जब मोमेंटम बन जाता है तो एक दूसरे को देख के लोग खरीदना शुरू कर देते हैं। कैटेगरी ए डेवलपर्स के अंदर जबरदस्त डिमांड है, 1 करोड़ 60 लाख और 75 लाख एमएमआर, पूना और बैंगलोर, ये रेट चल रहा है जिसके अंदर अभी दबाकर खरीदारी हो रही है घरों की। बिल्कुल। अंत में पंकज जी, अब अपना घर लेने का फैसला आपने अगर ले लिया है, आपकी ईएमआई बहुत जल्द शुरू होने वाली है, अब ऐसे में अपने निवेश में तालमेल कैसे बिठाएं? बिल्कुल, देखिए पहली बात तो यह है कि निवेश किया इसलिए जाता है कि ताकि आप अपने जो फाइनेंशियल गोल्स हैं उनको पूरा करें। तो घर लेना भी अपने आप में एक फाइनेंशियल गोल है, तो उसके लिए आपने प्लानिंग की होगी, ऐसा मान सकते हैं। तो अब क्योंकि जो पहले आप इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, एसआईपी कर रहे थे या आरडी कर रहे थे, जो कुछ भी आप कर रहे थे, अब वो रोक कर आप ईएमआई की प्लानिंग करेंगे, तो वो एक चीज है। लेकिन ध्यान रहे कि जब भी घर लें तो ऐसा नहीं है कि यही एक फाइनेंशियल गोल है, आपके दूसरे भी फाइनेंशियल गोल्स होंगे, तो उनकी प्लानिंग को कंटिन्यू करें, उनके लिए इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू करें। और जैसे मैंने पहले भी कहा कि आप घर अपने विद इन रीच जो अफोर्ड कर सकते हैं, ये सोचते हुए कि घर के साथ साथ हमें और भी फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने हैं, उस हिसाब से ही आप अपनी ईएमआई तय करें।
बिल्कुल, तो अंत में यही कहना चाहेंगे कि सेल्फ कंजम्पशन के लिए अगर आप घर खरीदना चाहते हैं, खुद घर खरीद के उसमें रहना चाहते हैं, तो ये सही मौका है। आपके पास विकल्प भी बहुत सारे हैं, आपके पास फिलहाल बेस्ट प्राइसेस भी हैं, और अभी लेंगे तो आपके पास ब्याज दरों का सपोर्ट भी है, वो भी आपको काफी हद तक आराम देगा आपके फाइनेंशियल्स पर। तो मौका भी है आपके पास और जरूरत भी है, तो देरी क्यों करनी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस खास पेशकश में साथ आज शामिल होने के लिए। लेकिन इजी मनी बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर में हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, मिलते हैं आपको ब्रेक के बाद।